और आज की वीडियो जो होने वाली है, वो होने वाली है हमारी कंप्लीट सिलेबस के ऊपर। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला डाउट उनका ये आता है कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो काफी सारा टाइम अपना सिलेबस देखने में ही लगा देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा। तो आज मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस की, मतलब ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सिलेबस से लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप बस यही चीजें जो मैं बताने वाला हूँ यही यही चीजें कर लेते हैं, ऐसा सीखा आप कोई भी एग्जाम बिना डरे दे सकते हैं, बिना किसी डाउट के दे सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ये स्पेशली मैंने सीजीएल के लिए तो बाहर लिखा है, बट सीजीएल के अलावा सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, जीडी हो गया, तो इतना आपने कर लिया तो लाइक आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो बिना किसी डाउट के, बिना किसी टेंशन के। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की वीडियो जो होने वाली है, वो होने वाली है हमारी कंप्लीट सिलेबस के ऊपर। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, मतलब कि बिगिनर जब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहला डाउट उनका ये आता है कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो काफी सारा टाइम अपना सिलेबस देखने में ही लगा देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा। तो आज मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस की, मतलब ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सिलेबस से लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप बस यही चीजें जो मैं बताने वाला हूँ यही यही चीजें कर लेते हैं, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम बिना डरे दे सकते हैं, बिना किसी डाउट के दे सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं जो बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जितना पूछा जाएगा इसी सिलेबस के अंदर पूछा जाएगा, जितने भी आपके एसएससी एग्जाम होते हैं उन सभी में। तो ये स्पेशली मैंने सीजीएल के लिए तो बाहर लिखा है, बट सीजीएल के अलावा सीपी हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, जीडी हो गया, या फिर और कोई वनडे एग्जाम हो गए, तो उनका एक कॉमन सिलेबस है। अगर आपने इतना कर लिया तो हल्का बहुत बहुत माइनर सा चेंज देखने को मिलेगा आपको, बाकी सिमिलर होते हैं। तो इतना आपने कर लिया तो लाइक आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो बिना किसी डाउट के, बिना किसी टेंशन के। और दूसरा, क्योंकि मेरे को खुद को ये वाले डाउट हुए हैं कि लाइक सिलेबस को देखने में मैंने काफी टाइम वेस्ट करा है, तो आप लोगों को ये चीजें फेस ना करनी पड़े उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो ला चुका हूँ सिलेबस को लेके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और वन बाय वन टैकल करते हैं एसएससी के सिलेबस के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेंगे कि एसएससी एग्जाम कराता कैसे, अगर किसी को नहीं पता हो, जैसे लाइक जो बिगिनर होता है उनको कुछ भी नहीं पता होता, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो बिगिनर था, और बाकी जिनको भी सिलेबस से लेके डाउट है उन सभी के लिए वीडियो है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्या मैंने इनको लिखा है कि क्या क्या पढ़ना है, ये डाउट रह जाता है कि क्या पढ़े, कितना पढ़ना है, वेटेज क्या है। अब वेटेज बताऊंगा मैं आपको, लाइक किस चैप्टर की क्या वेटेज है, कहाँ से क्वेश्चन, बिकॉज मैं एग्जाम दे चुका हूँ तो मुझे पता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। और अगर आपने मतलब इसमें मैं कोई स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस नहीं करने वाला, अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए सीजीएल को प्रिपेयर कैसे करना है, कौन से टीचर से करना है, बुक क्या फॉलो करनी है, तो उन सब की वीडियो में एक स्ट्रेटेजी वीडियो ला चुका हूँ जो ऑलरेडी 40 से 50 मिनट की है, जिसपे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा था। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखी होगी तो नीचे मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो ओनली और ओनली सिलेबस पे होने वाली है, फालतू की बात नहीं करेंगे कि वीडियो को ज्यादा लंबा बनाया जाए। 10-20, मोस्टली मतलब मैक्सिमम 20 मिनट में कोशिश करेंगे पूरी वीडियो को कंप्लीट करें। तो क्या करना है, वेटेज कितना है और कंप्लीट रोड मैप के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। इतना कर लो इस वीडियो को देख के, उसके बाद डायरेक्ट तैयारी में लग जाओ, कहीं और भटको मत कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के बारे में, मतलब मेन वीडियो तो सीजीएल की होने वाली है, बाकी और भी एग्जामों की प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले आपको होता है टीयर वन। टीयर वन होता है जो आपको पता है 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है टीयर टू जो कि आपका 390 मार्क्स का आता है, अगर आप टीयर वन में क्वालिफाई कर लेते हैं। अब पहले ऐसा होता था कि टीयर वन के भी मार्क्स जोड़े जाते थे जो आपका फाइनल रिजल्ट आता था, बट अब इन्होंने क्या कर दिया, टीयर वन को ओनली क्वालिफाई बना दिया गया। मतलब आप टीयर वन में अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर दोगे तो टीयर टू में आओगे उसके बाद, और टीयर टू के मार्क्स जो है वही आपका फाइनल स्कोर होता है। मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 390 मार्क्स का बनेगा। 200 मार्क्स का ये कोई नहीं जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। तो इसके सिर्फ क्वालिफाई करना है हमें टीयर वन को। देन हम टीयर टू पे आएंगे। टीयर टू होता है मेंस एग्जाम आपका। टीयर टू कंप्लीट हो जाने के बाद आपके डायरेक्ट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, टीयर टू क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको सीधा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में। तो ये चार प्रोसेस होते हैं मोटे मोटे। टीयर वन देना है, टीयर टू देना है, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे सारी बात करेंगे, टीयर वन कैसे होता है, टीयर टू कैसे होता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई और देन आपकी ज्वाइनिंग। तो ये हो गया आपका एग्जाम प्रोसेस। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सबसे पहले टीयर वन की स्कीम देख लेते हैं। ये मैंने डायरेक्ट ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट से ही लिया है, तो आपको कहीं और मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बनाई है, तो ये नोटिफिकेशन से लिया है एसएससी के ही। तो टीयर वन जो होता है उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, या 200 मार्क्स का पेपर होता है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं सबको पता होगा, रीजनिंग, जीएस, क्वांट और इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 ही आपके जनरल अवेयरनेस के। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का हो गया। तो 50 50 50 50 ये आपका टोटल हो गया 200।
तो 200 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पे 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, 0.5 की। लाइक अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर तो क्वेश्चन का कटेगा और आधा नंबर आपका नेगेटिव कटेगा, तो टोटल 2.5 नंबर कटेंगे अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये होगी आपकी नेगेटिव स्कीम, ये आपको पेपर के बारे में बता दिया। अब इसका क्या सिलेबस होगा वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं टीयर 2 के बारे में कि टीयर 2 में क्या पूछा जाता है। तो याद है आपकी स्कीम टीयर 2 की जो मेंस एग्जाम होता है आपका, मेंस एग्जाम में आपका कैसे होगा पेपर, ये टोटल जो है आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। इसमें सेशन होते हैं, सेशन में सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका 1 घंटे हुआ होगा जिसमें आपके टोटल 180 मार्क्स का। 180 मार्क्स कैसे, इसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे रीजनिंग के। एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स के 30 इंटू 3 90 और 30 इंटू 3 90, तो 90 इंटू 90 180, तो टोटल 60 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के, तो 180 मार्क्स का होता है आपका सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 होगा आपका 1 घंटे मिलेंगे, इसमें लिखा दिया 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, तो आपको 2 सेक्शन में पेपर कराया जाएगा। और अगर एक और मतलब एक और इसमें वो है कि अगर जैसे कि किसी ने जेएसओ वगैरह के लिए भरा है तो उन्हें अलग से टाइम, बट बेसिकली मैं सबके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। जो सीजीएल मेंस देंगे, सीएचएसएल मेंस देंगे, सीएचएसएल का भी सेम होता है और बाकी अलग अलग जो एग्जाम होता है उनका थोड़ा थोड़ा अलग प्रोसेस है, बट सिलेबस सेम है। ये वीडियो सिलेबस के लिए हो रही है, तो सिलेबस सबका सेम है। तो यहाँ पे क्या सेक्शन 1 की बात करेंगे हम, इसमें मैथ पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें बता दिया 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटा मिलेगा आपको और एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का होता है, तो टोटल 60 क्वेश्चन इंटू 3 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 हो गया। देन आपके सेक्शन 2 पूछा जाएगा। सेक्शन 2 जो होता है उसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस। तो जो हमें सब्जेक्ट टीयर 1 में देखने को मिले थे वही सब्जेक्ट आपको टीयर 2 में भी देखने को सेम मिलेंगे, बट क्या होता है लेवल के ऊपर चेंज आ जाता है कि जो मेंस का लेवल होता है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश का आपको 45 क्वेश्चन और ये आपके 25 क्वेश्चन जीएस के। तो यहाँ पे जैसे पहले सेक्शन में 70 क्वेश्चन थे, यहाँ पे वो 60 क्वेश्चन थे सॉरी, तो यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें इंग्लिश का वेटेज काफी हाई है, क्योंकि इंग्लिश का 45 है और 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 135 मार्क्स की आपकी ओनली इंग्लिश पूछी जा रही है मेंस में। तो अच्छा खासा इंग्लिश का वेटेज, आपको इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होगा बहुत अच्छे से। और जनरल अवेयरनेस में आपके जैसे उसमें पूछे गए थे टीयर 1 में 25 क्वेश्चन, यहाँ भी 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स के, तो टोटल यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो जाते हैं और 3 मार्क्स के, तो 200, तो 210 और आपका जो पहला सेक्शन था 180, तो टोटल ये आपका जो हो जाएगा वो 390 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो ऐसा होता है मेंस का एग्जाम 390 मार्क्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा कुछ और चीजें कराई जाती है मेंस में, जैसे ये दो हो गया। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है जो कि 15 मिनट का होता है बेसिकली। यहाँ पे ये रहा 15 मिनट का दे रखा है, यहाँ पे 15 मिनट का और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसकी कट ऑफ होती है, इसके मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये क्या है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर का ही, तो 60 नंबर का ही होता है, जिसमें कट ऑफ जाती है जैसे 30 35 40 ऐसी कट ऑफ जाती है, तो उसको हमें क्लियर करना होता है बस। तो ये तो हो गया आपका मेंस का। बाकी हमने जो जेएसओ का बताया था उसको एक बार देख लेते हैं। ये वैसे वीडियो है, ये तो कॉमन सबके लिए, बट कुछ लोग जो होते हैं जेएसओ के लिए बढ़ते हैं जिसका एक पेपर सेकंड कराया जाता है। ये तो हमारी पेपर फर्स्ट की बात हो गई मेंस में, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक पेपर सेकंड उनके लिए होता है, सबको नहीं देना होता, सिर्फ उनको देना होता है, लाइक जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, जिसका इको का बैकग्राउंड है, तो उनके लिए होता है पेपर सेकंड, जिसमें आपका पेपर सेकंड कराया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के और 200 मार्क्स का होता है आपका। 2 घंटे मिलता है आपको। इसमें स्टैटिस्टिक पूछी जाती है, इको के सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आगे देख लेंगे सिलेबस में, जिसको लाइक अगर जेएसओ वगैरह का देना है। बाकी सबके लिए वो क्या था, सबके लिए ये वाला पेपर सेकंड नहीं है। पेपर सेकंड सिर्फ उनके लिए है जो स्पेशली जेएसओ के लिए भर रहे हैं, किसी ऑडिटर वगैरह इन चीजों के लिए पेपर भर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो पहले मैंने बात करी आपको, जो पेपर बनता है वो सबको क्वालिफाई करना है, इनको भी करना है, जो जेएसओ वाले हैं इनको ये भी करना है और ये वाला भी करना है। बाकी जितनी भी अदर पोस्ट होती है जो आपकी मतलब मेन प्रायोरिटी रहती है जॉब के लिए, जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट, उनके लिए तो उनके लिए पेपर सेकंड नहीं है, सिर्फ पेपर फर्स्ट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट में आप मेरे से जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई कर सकूं। तो नेक्स्ट अब आ जाता है आपका सब्जेक्ट डिस्कशन। अब सब्जेक्ट को देख लेते हैं हम एक बार क्या क्या पूछे जाएंगे मेन। तो इसमें मैंने सारे कवर कर रहा हूँ, टीयर 1 भी टीयर 2 भी, मतलब पूरा क्लियर करके चल रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या पूछे जाएंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे। तो रीजनिंग क्या है, टीयर 1 में भी पूछी जाएगी, टीयर 2 में भी पूछी जाएगी। फिर मैथ्स आती है जो टीयर 1 में भी पूछी जाएगी, टीयर 2 में भी पूछी जाएगी। फिर आती है आपकी इंग्लिश जो टीयर 1 में भी पूछी जाएगी, टीयर 2 में भी पूछी जाएगी। फिर आती है आपकी जीएस टीयर 1 में, टीयर 2 में। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके अब टीयर 1 और टीयर 2, पहले ऐसा होता था 2022 में, उससे पहले क्या होता था 2022 से पहले कि सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट आपके टीयर 1 में पूछे जाते थे जिनके मार्क्स ऐड होते थे, और इंग्लिश और मैथ्स फिर आपके टीयर 2 में। बट अब ऐसा कर दिया कि चारों सब्जेक्ट को पूरी प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में ये 4 सब्जेक्ट तो आना है। इसके अलावा 2 चीज और आ जाती है, आपका कंप्यूटर टाइप जो हमने बात करी थी क्वालिफाई होता है, वो सिर्फ आपका टीयर 2 में होगा। और एक आपका होता है डेस्ट, डेस्ट मतलब डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको आपका ओनली फॉर टीयर 2। ये दोनों चीज आपकी टीयर 2 में ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा। और कुछ सब मैथ के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो टीयर 2 में हो जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। बाकी आपका सब्जेक्ट यही रहने वाला है, लेवल का होता है ऊपर नीचे, की टीयर 1 में लेवल थोड़ा हल्का और मेंस में लेवल आपका ज्यादा। तो प्री और मेंस होता है, जिसको टीयर 1 प्री और टीयर 2 मेंस।
तो चलिए फिर बिना किसी देरी के नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं एक एक करके वन बाय वन सब्जेक्ट को देखते हैं कि रीजनिंग का क्या सिलेबस है, मैथ का क्या है, इंग्लिश का क्या है। तो मैं इसमें कंप्लीट सिलेबस की बात करूंगा, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि रीजनिंग का अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट बात करेंगे। और रीजनिंग में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपके 20-30 चैप्टर है तो सारे ही बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, तो कुछ चैप्टर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जिनको आपको ज्यादा मतलब फोकस के साथ पढ़ना है, जो ज्यादा। तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। इसके बाद अगर आपने इतना कर लिया जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ तो ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है सिर्फ ही। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में क्या आता है, देखो मैंने कुछ जो है वो ज्यादा हाईलाइट कर रखे हैं जैसा आपको दिख रहा होगा डार्क डार्क, और कुछ जो है वो बिल्कुल मतलब हाईलाइट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इन जो हाईलाइट नहीं है उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन इन जितने चैप्टर रखे हैं सब में से पूछेगा आपसे। अब आपका वो है कि लग है या कुछ भी कह लो कि कौन से चैप्टर से आ जाता है, बट सब में से पूछे गए हैं आज तक जितने भी एग्जाम हुए एसएससी की। एक एक चैप्टर ऐसा है जो जो मैंने लिख रखा है जिसमें से पूछे गए हैं। तो करना आपको सब है, बट ज्यादा फोकस के साथ कौन से करना है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहले आ जाता है आपका नंबर सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है नंबर सीरीज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा 2 3 4 4 देखने को मिलते हैं शिफ्ट में। तो नंबर सीरीज के बाद आ जाता है दूसरा आपका एनालॉजी। अब एनालॉजी वर्ड्स वाली हो सकती है, नंबर वाली हो सकती है, इसमें एनालॉजी होती है। अब मैं आपको एक चैप्टर नहीं बताने वाला कि नंबर सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी में, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ये तो आप जब सिलेबस करने बैठोगे आप खुद ही देख लोगे कि कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिलेबस बताने आया हूँ कि सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है। तो नंबर सीरीज आपको करना है, एनालॉजी करना है, ब्लड रिलेशन करना है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो सारे इंपॉर्टेंट हैं जो शुरू में लिखे हुए हैं। सिलोगिज्म जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल ऑप्लिकेशन इस बार 3 3 4 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। इजी कॉन्सेप्ट होता है, मैथ का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे भी हो सकता है। ओड वन आउट होता है, जैसे लाइक 4 चीज दे देगा, इसमें से पूछेगा ओड कौन सा है। लाइक मैं बता देता हूँ, जैसे प्राइम नंबर दे दिया और बाकी सारे इवन नंबर दे दिए तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से क्या ओड है, तो प्राइम नंबर ओड हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे इवन थे। फिर डाटा सफिशिएंसी दे देता है, डाटा आपको दे देगा, बताएगा इतना कि सफिशिएंट है इसको आंसर करने के लिए या नहीं है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अब तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, प्री में भी पूछ रहा है, मेंस में भी पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन को इस बार मैंने हाईलाइट कर दिया गया है, ये भी करना है। फिर वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, क्यूब एंड डाइस के आ जाते हैं। एक चैप्टर पूछेगा आपसे एज मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये मैथ में भी आपका और रीजनिंग में भी है। तो कुछ आपको रीजनिंग में ऐसे चैप्टर देखने को मिलेंगे जो मैथ में भी है, मतलब मैथ ही है एक तरीके से। एम्बेडेड फिगर है, इजी कॉन्सेप्ट है। अब ये वाले जो चैप्टर हो जाते हैं ना, ये तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे। नंबर सीरीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनालॉजी की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ब्लड रिलेशन अब बेसिक होता है कि उसके चाचा का भाई उसका क्या लगेगा ऐसे लग करके, तो वो आप कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये भी आपका कॉमन सेंस वाली होती है। जैसे आपको एबीसीडी आनी चाहिए, आप एबीसीडी आपको ऐसे आनी चाहिए, लाइक ए से लेकर जेड तक आपको ये पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट क्या होता है। उसके अलावा ए कितने नंबर पे आता है, एन कितने पे आता है, तो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप पूरी एबीसीडी लिख रहे हो तो आप पता है, जैसे किसी ने डायरेक्ट बोल दिया 18 पे क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए आर। किसी ने पूछ लिया 24 पे क्या होता है एक्स, किसी ने पूछ लिया क्यू क्या है तो आपको 17 पता होना चाहिए हर चीज की। एम क्या है 13, एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है, क्यू का अपोजिट क्या होता है तो 17 से क्यू के लिए जे जे अपोजिट होता है। तो ऐसे करके आपको हर चीज पता होनी चाहिए अपोजिट का। तो अगर ये नहीं पता तो इनकी ट्रिक्स भी बता रखी है, जैसे इजोटी करके एक ट्रिक होती है जिसमें हमें याद करना होता है कि 5 10 15 20 ऐसे करके इजोटी वाली। उसके अलावा मतलब थोड़ा आइडिया मिल जाता है। बाकी आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, जब इसकी आप 100 200 300 500 सवाल तक कर लोगे तो आपको सारी एबीसीडी पता चल जाएगी कि कौन सा कितने नंबर का आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मिसिंग नंबर का आ जाता है जिसमें कौन सा पूछ लेता है कि क्या मिसिंग है क्या नहीं। कंप्लीशन ऑफ फिगर आ जाता है जिसमें फिगर कंप्लीट। अब ये सारे जो सब्जेक्ट इधर वाले लिखे हैं ना, ये मोस्टली सारे कॉमन सेंस बेस्ड है, इनको पढ़ना है एक एक बार पढ़ना है। ये जल्दी जल्दी निपटाने वाले कॉन्सेप्ट है। लाइक कोई फिगर दे दी आपको कंप्लीट कराएगा कि इसका पार्ट कौन सा कंप्लीट है। पेपर कट एंड फोल्ड की कट करके बता देगा कौन सा खुलने के बाद बनेगा। पजल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, पजल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछ लेता है, मतलब बहुत कम चांस होता है कि पजल के क्वेश्चन है बट पूछ लेता है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स बहुत आता है, काउंटिंग ऑफ फिगर ट्रायंगल दे देगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काउंटिंग ऑफ फिगर की। तो ये सारे चैप्टर है, एक एक बार सबकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, देन मॉक्स पे जाओ। स्ट्रेटेजी क्या करनी है वो मैंने आपको बता रखी है, यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं, मिरर एंड वाटर इमेज बनता है, इनइक्वालिटी बनती है, अर्थमेटिक रीजनिंग पूछी जाती है, फिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है जो बैंक का कॉन्सेप्ट है, रैंकिंग आपसे पूछी जाएगी, बैंक का कॉन्सेप्ट है। अब डायरेक्शन वाले इजी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। कैलेंडर एंड क्लॉक, अब ये कैलेंडर एंड क्लॉक आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि डायरेक्ट बता दोगे, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनके कॉन्सेप्ट होते हैं कि ट्रिक होती है कि क्लॉक के लिए हमें कैसे बताना है कि वाटर में क्लॉक कौन सा टाइम बनाएगी, इस पे कौन सा एंगल बनाएगी, तो इन चीजों को आपको सीखना ही पड़ेगा। कैलेंडर आपको सीखना पड़ेगा। अब ये है कि बहुत कम क्वेश्चन बनना है कैलेंडर क्लॉक से, बट बनते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर को करके जाना पड़ेगा। फिर वर्ड फॉर्मेशन आ जाता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आता है वर्ड फॉर्मेशन पे कि हमें कोई वर्ड बनाना होता है। जैसे लाइक कोई बड़ी सी स्पेलिंग दे देगा, उनमें से कुछ कुछ वर्ड निकाल के यूज करके हमें वर्ड बनाने। फिर डिक्शनरी आ जाती है कि कौन सा लेटर डिक्शनरी में पहले देखने को मिलेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी करने वाला है। डिक्शनरी हो गया, वर्ड फॉर्मेशन आपको एक बार देख लेना है, डायरेक्शन इजी कॉन्सेप्ट है। तो जैसे 3 कॉन्सेप्ट एक दिन में भी निपटा सकते हो, इतने इजी इजी कॉन्सेप्ट है आधे आधे घंटे के। तो हमें जल्दी से रीजनिंग को करना है, करना कैसे है वो मैंने बता दिया आपको वीडियो में, पहली जो स्ट्रेटेजी की वीडियो आई थी सीजीएल की। तो यह हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। इसमें मैंने बता दिया कि कुछ जो हाईलाइट है उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उन पे ज्यादा कमांड बनानी है। यही चैप्टर बस कर लोगे तो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। रीजनिंग में 50 आ जाएंगे बस इतना कर लेने के बाद। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है।
मैथ्स को हमने क्या कर दिया गया है, अर्थमेटिक का अलग पार्ट कर दिया गया है और एडवांस का अलग पार्ट कर दिया गया है। देखो ज्यादा चैप्टर जो है वो अर्थमेटिक के जैसा कि आपको लग रहे हैं, और इसमें मैं बताऊंगा भी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन क्या बनते हैं क्या नहीं। और यहाँ पे आ जाता है आपका एडवांस का। और इधर दो चैप्टर मैंने अलग से लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके टीयर 2 में ज्यादातर पूछे जाते हैं। टीयर 2, ये जो कॉन्सेप्ट है ये टीयर 2 में आपके पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैट ये आपके मेंस में आता है, तो ये टीयर 2 का है। बाकी एक एक करके देख लेते हैं। परसेंटेज, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा, परसेंटेज का जरूर पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछा जाता है। सीआई एक्सआई 1 से 2, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सारी मैथ की इंपॉर्टेंट है, सब में से ही पूछेगा। तो मैं बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क में से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ऐसा रहता है कि कभी देखने को मिलता है क्वेश्चन, कभी नहीं, बट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। तो इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इनकी बात, उसके बाद चलता है सिंप्लीफिकेशन के। अब पूछने लगा सिंप्लीफिकेशन के, पहले इतनी प्रायोरिटी नहीं देता था, बट अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन वो दे देता है सोल्व कराने को। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसका भी देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम का भी देखने को मिलेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन कई बार आ जाता है, कई बार नहीं, बट करना है इसे भी। एलिगेशन से हम और भी चैप्टरों में लग जाता है, जैसे एवरेज में एलिगेशन लग जाता है, कई बार सीआईएसआई में लग जाता है एलिगेशन। तो एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी जरूर करना है। एलसीएम एचसीएफ के सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते, मिलते हैं। रेशो प्रोपोर्शन के भी देखने को मिल जाते हैं, एवरेज के भी देखने को मिल जाते हैं। पर जो मैंने वेटेज बताई इन चैप्टरों की, ये तो देखने को मिलते ही मिलते हैं पक्का। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ कई बार देखने को मिल जाता है, रेशियो के क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो। एवरेज, फिर एज जो हमने रीजनिंग में देखा था, एज के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं 1 से 2। फिर पार्टनरशिप देखने को मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप के जरूर आ जाते हैं। और डीआई के तो आता ही है, एक या दो डीआई आपसे सोल्व कराएगा। तो ये तो आपका हो गया अर्थमेटिक का सिलेबस। करना सब है, आप ऐसा पूछ सोचो कि कोई सा चैप्टर स्किप कर जाए तो वो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। टाइम है अभी भी, आपको एक एक चैप्टर लेके चलना है, देन उसको कंप्लीट करना है, देन रिवाइज करना है और दूसरा चैप्टर करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हम चलते हैं आपका एडवांस पे। तो एडवांस पे आपके ये 5 चैप्टर होते हैं, जो कि 5 ही अपनी आप में बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर हैं। जैसे ज्योमेट्री हो गया, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा ज्योमेट्री करने में, इसके काफी कॉन्सेप्ट होते हैं। मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन में 2D और 3D आता है। अब ये मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, इसमें दो ही आ जाता है, 2D और 3D। तो मेंसुरेशन का ही पार्ट है। फिर टिग्नोमेट्री में 2 3 चैप्टर आ जाता है, जैसे टिग्नोमेट्री हो गया, फिर हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके अलावा आपका जो होता है एंगल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, जो एंड में आता है कि कौन सा एंगल बनाएगा रेडियाई वाले, तो वो कॉन्सेप्ट। तो ये 3 चैप्टर इसमें ही आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस बताया था, तो इसमें इस टाइम एंड डिस्टेंस में काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे स्पीड वाला हो गया कॉन्सेप्ट, फिर ट्रेन वाला हो गया, फिर बोट वाला हो गया, फिर रेस वाला हो गया। तो अलग अलग चैप्टर नहीं लिखा मैंने, ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही सारा पार्ट है। बिन बात का आपको भी पैनिक करूं मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर लिख के, तो कम से कम भी जब ये पार्टी सब्जेक्ट है तो फिर उसका कोई अलग मतलब नहीं बनता करने का। उसके अलावा जैसे अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो ये सब इन्हीं के, ये मेंसुरेशन में 2D 3D मैंने बता दिया। ये जो आ गया आपका एडवांस का पार्ट हो गया, जैसे ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन, तो 2 से 3 अच्छे पूछता है क्वेश्चन। फिर अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और कोऑर्डिनेट का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार दो भी आ जाता है। और ये जो है मेंस के पार्ट है, मेंस में आपसे इनसे दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी और स्टैट से। करना हमें सब कुछ है, मैंने बता दिया। मैथ्स में ये भी करना है, ये भी करना है, एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना, सबको करना है और अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि कुछ टेम्परेरी कर रहे हो, लाइक मैंने बता दिया ऊपर किस में से आएंगे क्वेश्चन, तो उसमें से उन पे तो अच्छे से कमांड बनानी है जिसके मैंने क्वेश्चन बता दिए, और करना है ये भी सब कि क्वेश्चन आ जाए तो एक भी आपको सोचना ना पड़े कि ये चैप्टर नहीं करे थे। हाँ, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इन चैप्टरों में से ही आएगा जो भी आएगा। तो आपका कंप्लीट सिलेबस लिख दिया, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना कर लो। मैथ्स का आपका 100% सिलेबस हो जाएगा। मैथ्स में आप इसको करके 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हो। बस इतना सिलेबस आपको मैथ का करना ही करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी मेंस मैथ की बात। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैथ्स का आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है, कितना करना है, और वेटेज क्या क्या है, करना सब कुछ है, इतना ही करना है आपको। देन आ जाता है इंग्लिश को। इंग्लिश को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है आपको। एक सेकंड। हाँ, देन आ जाते हैं हम इंग्लिश पे कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, और कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रामर की बात करें हम, तो ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब क्या आ जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, थोड़ा आर्टिकल वगैरह, ये सब चीजों के बारे में, जिससे आपकी सॉरी, तो ये सब करना है जिससे आपकी बेसिक ग्रामर कंप्लीट होगी, जिससे आपको रूल पता चलेंगे। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट। देन ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव आपको करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। फिर फिलअप्स आ जाते हैं, कई बार फिलअप्स जो आ जाते हैं जैसे इंप्रूवमेंट वगैरह के, कि फिलअप में क्या आएगा, तो वो ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। तो कई बार फ्रेजल वर्ब बेस्ड होते हैं। तो फिलअप हो गए, उसके बाद एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच करी थी उनके बेस पे एरर पूछी जाती है कि किसमें नाउन की गलती है, किसमें प्रोनाउन की गलती है, किसमें वर्ब की गलती है। तो हो जाता है आपका। देन इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, की सेंटेंस दे देगा और इंप्रूव कराएगा कि क्या हो सकता है। तो ये ग्रामर का पार्ट हो गया सारा। तो ये आपसे ग्रामर में पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिलअप, स्पॉट द एरर और इंप्रूवमेंट। देन वोकैब की बात करते हैं। वोकैब में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, साइन ऑफ पूछे जाएंगे,
एंटोनियम्स पूछे जाएंगे, वर्ड मीनिंग का पार्ट हो गया कि साइनो हो गया, लाइक आपने साइनो कर लिया तो एंटो, तो इनकी बात हम स्ट्रैटेजी में पहले कर चुके हैं। मैं बार बार ये चीज आपको रिपीट करूंगा कि किसी ने अगर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी हो तो वो जरूर जाके देखे, जिसपे लाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, जिसके जो भी डाउट थे वो क्लियर भी हुए। टेलीग्राम पे काफी ने कमेंट करा कि लाइक अच्छा पॉजिटिव कमेंट आया, जिसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद भी करता हूँ। तो साइनो और एंटो हो गए, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, ईडियम्स आपके पूछे जाते हैं, मिसस्पेल्ड पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स और होमोनियम। तो इतना ही करना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो हमने बात कर चुके हैं पहली। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने बात, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पूछा जाता है। तो ग्रामर और वोकैब में इतना करना है। उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन में तीन चीज पूछी जाती है आपसे, पीक्यूआरएस पूछ लेगा, क्लोज टेस्ट पूछ लेगा और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि पूछ ही पूछ रहा है। ये हो गया आपका ग्रामर का कितना करें। अब ये मैंने बिल्कुल इतना सिलेबस लिख दिया है कि इसके बाहर कुछ आने ही नहीं वाला। वो क्या मैंने जितनी लिख दी इसके बाहर कुछ वो क्या नहीं आनी, यही वो सब चीज आनी है। साइनो, एंटो, वन वर्ड, ईडियम, मिसस्पेल्ड, फ्रेजल वर्ब और होमोनियम, ये आपका वोकैब का पार्ट हो गया। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछ सकता है आपसे, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और रीडिंग, तीन चीज आती है। उसके अलावा ग्रामर में क्या क्या पूछ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिल अप, स्पॉट एरर और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। तो ये सबको मिला के हमारी टोटल जो है इंग्लिश बन जाती है। तीन पार्ट होते हैं, तीन पिलर होते हैं इंग्लिश के, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तीनों के बारे में हमने एक एक बात कर ली, ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा, वोकैब में क्या क्या पूछा जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है कि आपने ये चीज मिस कर दी थी, ये चीज नहीं बताई, या आपके बताने के बावजूद हमारा कोई डाउट रह गया, तो जरूर कमेंट करें, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम पे करें, डीएम करें, मैं पर्सनली भी बात करता हूँ टेलीग्राम पे। आपकी जैसे ही हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी सारी दिक्कतें आई थी, तो उन चीजों को मैं समझ सकता हूँ। तो ये हो गया इंग्लिश का पार्ट। आगे चलते हैं फिर जीएस पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनरल अवेयरनेस। इसके बारे में तो सबसे ज्यादा डाउट रहता है, क्योंकि ये एक तरीके का समुंदर है, कितना ही पढ़ लो ये खत्म नहीं होने वाला। तो जीएस में हमसे पूछा क्या क्या जाता है, वो चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे बड़ा सिलेबस है जीएस का, लाइक वो तीन सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, जीएस आपकी कभी भी खत्म नहीं होती। तो जीएस में पढ़ना क्या क्या, वो चीज हम देख लेते हैं एक बार थोड़ी यहाँ पे कि क्या पढ़े। ये चीज मैंने पहले भी बता दी थी, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जीएस में पढ़ना क्या क्या। आपसे पूछा क्या क्या जाता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री पूछी जाएगी, सब्जेक्टिव मैंने तीन चीज बता दी, सब्जेक्टिव, स्टैटिक और करंट। तीन चीज मोटी मोटी ये पूछी जाती है। अब सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है वो देखते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, फिजिक्स पूछी जाएगी, मतलब साइंस पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाएगी। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव का पार्ट, जिसमें हिस्ट्री में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों आती है। यहाँ पे बता देता हूँ, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों आती है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है आपकी। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स आती है, एक माइक्रो एक मैक्रो। उसके अलावा पॉलिटी पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री है। तो ये बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है, तैयारी करते रहता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है सिलेबस भी। तो इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है अभी बात करेंगे। पहले स्टैटिक का देख लेते हैं। तो स्टैटिक के मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, जो जो पूछी जाती हैं। तो इनमें भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो जैसा आपको दिख रहा होगा। क्लासिकल एंड फोक डांस, ये आपको जरूर करना है। क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, फेस्टिवल जरूर करना है, स्पोर्ट्स जरूर करना है, बुक्स एंड ऑथर्स जरूर करनी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके एक्सपोनेंट जो होते हैं कि कौन सा कौन, लाइक जैसे कि पंडित रविशंकर का हो जाएगा, क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उनके नाम वगैरह। स्कीम्स पूछी जाती है और अवार्ड्स। उसके अलावा और चीज जैसे मैंने लिख दी, फर्स्ट इन इंडिया पूछ लेगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्ट्स पर्सनैलिटी पूछ लेगा। जी के, जीके में भाई कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बट जो मोटा मोटा चीज जो आपको करनी है, जिससे लाइक आपके 25, 30, 35 नंबर तक भी आ सकते हैं, कई कई बार 40 नंबर भी, तो वो इन सिलेबस से आ जाएगा अगर आप ये चीज कर लेते हो। बाकी जीएस का तो ऐसा है, कितना भी पढ़ लो, कई बार 10 भी नहीं बनते और कई बार 40 40 मार्क्स भी बन जाती है। तो टेम्पल्स करने हैं, फाउंडर्स करना है, पेंटिंग करनी है, सॉन्ग करना है। इसकी मैं कंप्लीट पीडीएफ जो भी आपको आपके टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइक आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी पीडीएफ की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इस करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है, स्पोर्ट्स करना है, स्पेशल डेज, अपॉइंटमेंट, मतलब करंट अफेयर में भी अब बहुत चीजें होती हैं, तो हमें करना क्या क्या है वो देखना है। तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स करना है, स्पेशल डेज का बारे में पता होना चाहिए जो करंट में चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट किस किस की अपॉइंटमेंट हुई है, अवार्ड्स के बारे में करना है, स्कीम्स करनी है। तो ये हो गया आपका करंट का पार्ट। अब हमें सब्जेक्टिव में देखना है क्या क्या करना है। तो हिस्ट्री सबसे पहले हमें करनी है, ज्योग्राफी करनी है, पॉलिटी करनी है, इन तीन सब्जेक्ट को करना है सबसे पहले। देन इको भी करनी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, लाइक पूछे जाते हैं प्री में भी बट मेंस में। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीन सब्जेक्ट पे अपनी कमांड अच्छे से बना लेते हो बिल्कुल कंप्लीटली। उसके अलावा स्टैटिक का मतलब बहुत ज्यादा वेटेज हो रहा है स्टैटिक का, तो स्टैटिक पे इन टॉपिक्स पे अपनी अच्छे से कमांड बना लेते हो, तो भी आपके 30 नंबर जीएस में कहीं नहीं गए। अच्छे से कर लेते हो अगर इन चीजों को, तो भी आ जाएंगे। और जीएस में 30 नंबर लाना लाइक बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि इजिली क्वालिफाई कर लोगे पेपर अगर 30 नंबर जीएस में आ रहे हैं। तो हमारी हो गई जनरल अवेयरनेस की बात, क्या करना है। देन हमें क्या करना है, ये चार सब्जेक्ट के होने के बाद जो टीयर 2 के सब्जेक्ट आ जाते हैं, कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर का जितना मैंने लिखा है, एसएससी ने खुद अपने नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा रखा है कि कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर के बेसिक्स पता होने चाहिए, जितने भी मैंने टॉपिक्स लिख दिए सब। सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए,
वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स पता होनी चाहिए, और बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। और इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है वो चीजें मैंने लिख दी, आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखने को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का पार्ट, जो कि आपका ओनली टीयर 2 का है, मेंस का पार्ट है। इस पे लिख देता हूँ टीयर, और ये क्वालिफाइंग होता है, तो क्वालिफाइंग होता है, टीयर 2 का पार्ट है कंप्यूटर का। उसके बाद एक डैश होता है आपका छोटा सा, लाइक जब आप मेंस दे दोगे, आप उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन, 4-5 दिन या 15 दिन बाद एक टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कई जॉब के लिए होता है, जैसे एएसओ वगैरह की जॉब होगी। बट देना सबको पड़ता है टाइपिंग टेस्ट, जितने भी लोग मेंस में बैठते हैं। तो इसमें आपको जो है सीएचएसएल में जैसे कुछ अलग टाइपिंग मांगता है 35 की, सीजीएल में 25 की मांगता है, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 से 40 के बीच होनी है, मतलब 40 ही याद रखो कि अपनी 40 स्पीड रखो, 40 स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना है वहाँ पे। विद फुल ऑफ एक्यूरेसी कोशिश करनी है कि हमारे फुल ऑफ एक्यूरेसी हो, वहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि 95% तक एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। तो वो चीजें आप नोटिफिकेशन में देख लेना, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये तो हमारी हो गई टोटली सिलेबस की बात कि हमें कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, मैं आज भी यही हूँ, आपको यूट्यूब चैनल पे बाद में भी यही मिलूंगा। आपको लगता है कि जितना मैंने सिलेबस बताया उससे बाहर पूछा जाता है, लाइक बाहर तो आप कुछ भी पूछ सकता है लेवल बढ़ाने के लिए, बट पूछेगा क्या, लेवल बढ़ा देगा, पूछेगा इसी सिलेबस में से सब कुछ आपसे। इस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, इतने पे कमांड बना लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इन्हीं चीजों पे कमांड आपको बनानी है, इन्हीं चीजों पे कमांड मुझे बनानी है, सिलेक्शन सिर्फ इसी सिलेबस से होगा। और मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि इसके बाद अगर इस वीडियो को आपने सिलेबस की देखी, इसके बाद आप कहीं भटकना मत, कोई भी सिलेबस से डाउट मत रखना, लाइक कोई नई वीडियो लिया सिलेबस के लिए तो आप वही देखने लग गए, तो वो भी यही चीज बताएंगे आपको अगर डाउट होता है। लाइक मैं तो अभी नया नया चैनल है, तो कईयों को होता है कि इनने चलाया है ऐसे ही होगा, मतलब इससे ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, व्यूज नहीं आ रहे तो ज्यादा। तो आप किसी प्रोफेशनल जिसमें मिलियंस में व्यूज गए हो वो भी देख लेना, और आप चीजें मैच कर लेना कि उन्होंने मुझसे क्या अलग सिलेबस ऐसा बता दिया था। बिकॉज सिलेबस तो चेंज नहीं होने वाला, जो चीज मैंने पढ़ी है, जो मेरे पेपर में है, जिनसे मैंने पेपर निकाले भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर निकाला है तो वो इसी सिलेबस को पढ़ के निकाला है। तो जितने भी पेपर निकलेंगे आपके, कोई सा भी हो गया एसएससी का, ये सिलेबस कर लो। इसके अलावा और भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी सिलेबस होता है, तो इस सिलेबस को कर लो, देन आपके एग्जाम निकलने आपको खुद देखने को मिलेगा कि एग्जाम निकलने आपके चालू हुए। तो वही सिलेबस की बात है। कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होंगी। तो इंपॉर्टेंट बातें अब क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कोई बिगिनर आता है, अब इतना सिलेबस देख लिया, वो पहले ही डर जाता है कि यार इतना सिलेबस है, मेरे पे नहीं होने वाला। तो सबसे पहली कहूंगा, अगर आपने तैयारी का मन बना लिया है भाई, तो सिलेबस देख के पैनिक कभी भी नहीं होना कि सिलेबस देख लिया अब आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता इन चीजों को। तो सिलेबस देख के बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना, सबसे पहली टिप है। सिलेबस भाई कितना भी हो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, पहले तो मैंने ये बता दी कि लाइक आपको लगा और कुछ भी होता है, तो बस इतना ही करना है, इसको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में लेके चलो। लाइक आज यूं नहीं देखना कि मैथ के मेरे 20 चैप्टर है, ये देखना मैथ का सिर्फ मेरा आज एक चैप्टर है परसेंटेज, और उसको मुझे कंप्लीट करना है, उसको करना है, उसके बाद अगले पे आना है। ऐसे करोगे तो धीरे धीरे 6 से 7 महीने में आपका पूरा सिलेबस होने लगेगा। पहली देख के पैनिक हो जाओगे, यार इतना है मेरे बस की नहीं है, इतना कौन करेगा, तो फिर वो नहीं होने वाला आपको, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही ना, जितना भी हो सिलेबस करना तो पड़ेगा। तो सिलेबस देख के कभी पैनिक नहीं होना। दूसरा हमें कोशिश करनी है कि 6 से 7 महीने, अब जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे जिनको भाई क्लियर करना है एग्जाम, वो 6 से 7 महीने में लगा देंगे, वरना यही सिलेबस करने में लोगों को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। जब भी उन्हें लगता है मैथ का मेरा ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, जैसे एक पे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मैं 2 साल से मैथ्स का कंप्लीट कर रहा हूँ सिलेबस, बट उनका क्या होता है, हो नहीं पाता। तो ऐसे कईयों के डाउट होता है, मेरा भी था पहले कि मैं सिलेबस देखने में ही लग जाता था, मेरे को भी नहीं पता थी। तो वही चीज आपको वो दिक्कतें ना है, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि सिलेबस को लेकर आपको डाउट ना है। तो सिलेबस जब आपको पता चल गया है ना, तो कोशिश करनी है हमें 6 से 7 महीने में उन चीजों को कंप्लीट कर लेना है। देन तीसरी चीज क्या आ जाती है, कंसिस्टेंसी इज द की। तो कंसिस्टेंसी आपकी बहुत मैटर करेगी यहाँ पे। आपको हर एक दिन अपने टारगेट सेट करना और पढ़ना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आपको जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, जिसमें सबसे ज्यादा जो है लोगों को परेशानी आती है। तो कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, हर दिन हमें अपना मतलब कंसिस्टेंस रहना है। ऐसा नहीं एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन पढ़ लिया, चौथे दिन नहीं पढ़े। तो लाइक आप ऐसे है ना, जैसे पहले दिन आपने 12 घंटे भी पढ़ लिया, और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन आप पढ़े ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो 12 घंटे का भी कोई फायदा नहीं है। 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, पर हर दिन पढ़ना है आपको, कंसिस्टेंस जरूर रहना है। देन फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा गलती मैंने करी है। तो वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि डेली खुद को टारगेट देने हैं, ना कि टाइम बाउंड स्टडी करनी है। तो टाइम बाउंड स्टडी नहीं करनी जो मैं करता था। मैं क्या करता था कि लाइक मेरे को ऐसा लगता था 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, तो मैं 2 घंटे मैथ को दूंगा, 2 घंटे रीजनिंग को। तो मैं क्या करता था, मैं टाइम बाउंड स्टडी करता था कि मैं 3 घंटे आज मैथ को दे दूंगा, 2 घंटे रीजनिंग को दे दूंगा, 2 घंटे इंग्लिश को दे दूंगा। अब मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ उसमें, टाइम देख रहा हूँ, बस 2 घंटे हो गए ना, चलो मेरी इंग्लिश कंप्लीट। तो ऐसे ही लोग करते हैं कि 3 घंटे बस उठा लेते हैं और देख लेते हैं मैथ को, बस 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसमें वो पढ़ तो रहे हैं,
बट उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते जब हम टाइम बाउंड स्टडी करते हैं। तो हमें टाइम बाउंड की जगह करनी है टारगेट स्टडी, कि हम 3 घंटे मैथ को अगर पढ़ भी रहे हैं ना, तो हमें टारगेट देना है कि आज मुझे परसेंटेज का हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। अब उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, बट करना है। तो टारगेट स्टडी करके देखो, उस टाइम बाउंड स्टडी से ज्यादा अच्छा है और ज्यादा इफेक्टिव भी है आपको। लाइक खुद को टारगेट देने हैं चारों सब्जेक्ट के। आज रीजनिंग में मैं 2 कॉन्सेप्ट करूंगा, डायरेक्शन का और ग्लोब का, उसको समझूंगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें कितना भी टाइम लगे आपको करना ही करना है। आज इंग्लिश में मैं वोकैब इतनी पढ़ूंगा, 50 वोकैब पढ़ूंगा, और ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट नाउन पढ़ूंगा। उतना करना ही करना है, कितना भी टाइम लगे। मैथ में आज मैं परसेंटेज पढ़ूंगा, आधा चैप्टर पढ़ूंगा, इतनी फाइल्स लगा लूंगा, करना ही करना है। जीएस में आज मैं हिस्ट्री उठाऊंगा एंशियंट का, यहाँ तक पढ़ूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो करना ही करना है। अब इसमें कितना ही टाइम लगे, अब आपको लाइक से पूरा जितना आपने टारगेट दिया उसको 4 घंटे में करो, 8 घंटे में करो, चाहे 12 घंटे में करो, बट टारगेट को कंप्लीट करना है, ना कि टाइम बाउंड स्टडी करनी। तब मजा आएगा आपको तैयारी करने का, धीरे धीरे, और 6 से 7 महीने में सिलेबस आपको कंप्लीट होता दिखेगा अगर आप टाइम बाउंड स्टडी कर लेते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली, टाइम बाउंड स्टडी की है। सबसे ज्यादा क्या होता है फिर लास्ट चीज, सिलेबस हो गया 6 से 7 महीने में, अब क्या करें। तो जब आपका सिलेबस आपको होता हुआ दिखता है, देन आना है मॉक पे, मॉक पे और मॉक पे। तो सिलेबस होने के बाद हमें सिर्फ मॉक देने हैं और एनालिसिस करना है, और जितनी भी हमारी गलतियां हैं, उन चीजों को रिवाइज करना है। तो वो हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ पे वीडियो बेसिकली आपकी सिलेबस के ऊपर थी, और मैंने कोशिश तो करी थी कि इसे 20 से 25 मिनट की रखूं, बट आई थिंक ये थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आपको बस सिलेबस की एक आधे घंटे अपना सिलेबस के लिए दे दो यहाँ पे मेरी वीडियो को, उसके बाद आपको कहीं भी सिलेबस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, इतना कर लो बस। और अगर आपको लगेगा कि इससे अलग पूछा गया, तो मुझे जरूर बताना कि भाई आपने ये चीज बताई थी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 100% दावे के साथ अगर सोशल मीडिया पे कुछ कह रहा हूँ, तो फिर वो बात बिल्कुल सच होगी, जब भी मैं कह रहा हूँ। तो इतना आप भी समझ सकते हो यार, एस्पिरेंट अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा तो जरूर समझ जाएगा कि हाँ। और बाकी आपको डाउट लगता है तो नोटिफिकेशन। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में, कि ऐसा हो मैंने सिलेबस आपको इतना बता दिया, बट 2026 का नोटिफिकेशन है, उसमें कुछ चेंज देखने को मिले, तो उसमें मैं जब की जब वीडियो ले आऊंगा। अब ये चेंज क्या आने वाली है, एसएससी क्या कर दे, वो तो मुझे भी नहीं पता ना। बट जितना पिछले सालों तक चलता हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने वो चीज आपको बता दिया। वैसा नहीं है कि आपका ये पढ़ा हुआ वेस्ट जाएगा सारा। इसमें से ही आगे भी पूछेगा, चाहे अगर एसएससी 2026 में कराए, या 2034 में कराए, या 2048 में कराए, कभी भी कराए, सिलेबस यही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट यही पूछेंगे, बट वो लेवल में चेंज कर सकता है, कुछ चीजें चेंज कर सकता है। वो चीजें क्या क्या चेंज हो सकती है, हमने गैस वर्क करा था, जिसको मैंने एसएससी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया है, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपका मन हो। बाकी स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, अगर आपको कुछ नहीं पता, तो उसके लिए भी वो वीडियो है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं, कैसे पढ़ना है। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिलेबस के लिए थी। आपको सिलेबस में अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, सिलेबस कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो हमने बात कर ली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली डीएम करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो आपको चाहिए हो जिस चीज पे डाउट आते हो, तो वो मेरे को आप कमेंट में जरूर बता देना। अगर कोई मुझसे गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।